तो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत डिटेल के अंदर हर एक्सपेरिमेंट के बारे में गाइड किया। सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज़ फिजिक्स के ऊपर भी हमें गाइड किया जाए। ऑब्वियसली गाइडेंस की ज़रूरत है, यू आर गोइंग टू अपीयर फर्स्ट टाइम इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम की। सो दिस इज़ आलियान मलिक, आप अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल दी एजुकेशनल हब देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। सो आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है फिजिक्स का वो है अबाउट वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अपरेटस नहीं लिखने, ऑब्जेक्ट नहीं लिखना, आपने हमेशा शुरू करना है मेथड से लेकर रिजल्ट तक। अच्छा, कहीं कहीं पर कोई टीचर्स कहते हैं आपको कि फार्मूला भी लिखें, तो फार्मूला एक ही लाइन का होता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो फार्मूला भी याद करके चले जाएं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मेथड से लेकर रिजल्ट तक आपने लाजमी लिखना है। कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन उसमें शामिल होंगी, नंबर है इसी के। ऑब्जर्व क्या किया आपने, क्या एक्सपेरिमेंट किया, मेथड का मतलब क्या परफॉर्म किया, फिर क्या देखा आपने, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। आपने क्या कैलकुलेट किया, क्या हिसाब लगाया, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपके पास शामिल होंगी। डायग्राम आपने वर्नियर कैलिपर की बच्चों बनानी होगी। थोड़ा सा मुश्किल प्रैक्टिकल इस सेंस में है कि डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, लेकिन यू हैव टू ड्रॉ अगर ये आपके पास आ जाता है। प्रिकॉशन आपने नहीं लिखनी है। क्वेश्चन है कि सर क्या हमें ये परफॉर्म करना होगा, तो बच्चों अगर आप रीडिंग रट्टा लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो आप रीडिंग याद करके चले जाएं। रीडिंग सारी याद नहीं करनी है, शुरू के 2 कॉलम याद करने, बाकी कॉलम्स में उसी को मल्टीप्लाई करके और नई वैल्यूज बना रहे हैं, सारे कॉलम याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो याद कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं याद कर सकते तो फिर वहाँ जाकर परफॉर्म करना पड़ेगा, तो जो आपको बेहतर लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वाइवा में क्या पूछा जा सकता है, तो वाइवा में पूछेंगे भाई वर्नियर कैलिपर क्या है, तो आप बताएंगे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ का जो है वो डायामीटर जो है वो कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं। लीस्ट काउंट बच्चों आपको ज़रूर पता हो, आपके वाइवे में आपसे लीस्ट काउंट ज़रूर पूछा जाएगा। वर्नियर कैलिपर का क्या लीस्ट काउंट होता है, स्क्रू गेज का क्या जो है लीस्ट काउंट होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, छोटी छोटी सी जो कन्वर्जन्स हैं मेजरमेंट के हवाले से वो आपको पता होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 उसी का भाई है, बिल्कुल मिलता जुलता है, वो वर्नियर कैलिपर है, ये स्क्रू गेज है, सेम मेथड है। फार्मूला लिख लीजिएगा और मेथड से लेकर आपने रिजल्ट तक लिखना है। डायग्राम ड्रॉ होगी स्क्रू गेज की, प्रिकॉशन नहीं लिखनी है। रीडिंग याद कर सकते हो तो याद कर लो, परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर रीडिंग याद नहीं होगी सो यू हैव टू परफॉर्म। सवाल वही होंगे वर्नियर कैलिपर में जो वाइवा के लिए बताए, सेम क्वेश्चंस स्क्रू गेज के लिए भी पूछे जाएंगे। बस ये फ़र्क याद रखो कि स्क्रू गेज जो है वो मज़ीद छोटी कैलकुलेशन कर सकता है वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में। अगर आपसे वाइवा में पूछ लिया जाए कौन सा बेहतर है, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज, तो योर आंसर शुड बी स्क्रू गेज। वाई, इसलिए क्योंकि स्क्रू गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में मजीद छोटी चीज़ को भी मेजर करके बता सकता है। ठीक है, चलो भाई एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है बच्चों बहुत छोटा सा, मेथड लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, कहानी ख़त्म। लेकिन एक मसला है, और मसला ये है कि यहाँ पर आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक शीट आप ड्रॉ करेंगे, बाकायदा इसको परफॉर्म करेंगे, शीट बनाएंगे वाइट कलर की और वो आपकी कॉपी में लगेगी, उसी के मार्क्स हैं। सो यू हैव टू परफॉर्म। ठीक है, वेक्टर एक्सपेरिमेंट है, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। डायग्राम इसमें नहीं बनानी, वही जो परफॉर्म आप करेंगे वही आपकी डायग्राम होगी। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 इज अबाउट बैलेंसिंग रॉड एंड वेज। तो यहाँ पर भी इसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग याद कर सकते हो, याद करके चले जाओ, दोनों राइट और लेफ्ट साइड बराबर होने चाहिए। सो आपके पास जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। डायग्राम आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, तो दैट सिंपल। वाइवा में क्या पूछा जा सकता है भाई, वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास जो भी यहाँ से रिलेटेड मतलब वेट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में, ठीक है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क है क्या, ठीक है, स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, फोर्स क्या होती है, ये छोटी छोटी सी बातें जो है ये बच्चों आपसे वाइवा में पूछी जा सकती हैं। क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर है बात। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 पे आ जाए बच्चों, तो मेथड से लिखेंगे, ठीक है, मेथड से लेकर ऑब्जर्वेशन है और उसके साथ रिजल्ट आ जाएगा। डायग्राम बनेगी और इसके अंदर ग्राफ बनेगा, ठीक है। ग्राफ आप याद नहीं कर सकते, रीडिंग याद करके चले जाओ, बहुत आसान सी रीडिंग होती है, 10 बढ़ता जाएगा, वहाँ से 4 सेंटीमीटर बढ़ता जाएगा, तो कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है। हाँ, ग्राफ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ग्राफ आप जाकर बनाएंगे और डायग्राम बनेगी। क्लियर हो गई बात, कोई मसला यहाँ तक?
हाँ भाई, वाइवा में क्या पूछा जा सकता है, तो वाइवा में हुक्स लॉ के हवाले से पूछ लेगा कि क्या कहता है हुक्स लॉ। तो आप कहेंगे भाई हमने पढ़ा क्लास 9 के अंदर फिजिक्स के अंदर कि हुक्स लॉ ये कहता है कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी, यानी कि खिंचाव पैदा होगा। यानी कि एक स्प्रिंग है, उसमें 10 ग्राम का वजन डाला तो वो थोड़ा सा खिंचेगा, 10 और डाला वो और खिंचेगा। तो जैसे जैसे वजन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसकी लेंथ में इजाफा होता जा रहा है। दिस इज बेसिकली हुक्स लॉ। क्लियर हो गई बात। बस यही सारी चीज़ें आपसे वाइवा में पूछी जा सकती हैं। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, इलास्टिसिटी क्या है बच्चों, ये तीन चीज़ें आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए। इलास्टिसिटी का मतलब ये कि आप किसी भी चीज़ की शक्ल बिगाड़ें और जैसे ही अपनी फोर्स उस पर से हटाएं तो वो वापस अपनी शक्ल पे आ जाए। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। बात समझ में? जैसे रबर बैंड होता है, आप रबर बैंड को खींचते हैं, उसकी शक्ल बिगड़ गई, आप जैसे आप रबर बैंड छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। समझ में आई बात? स्ट्रेस क्या है, आपने जो रबर बैंड में जोर लगाया, जो उसको खींचने में ताकत लगाई, दिस इज स्ट्रेस। और इस ताकत लगाने की वजह से जो रबर बैंड की शेप में चेंज आया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं बेसिक सी, आपको पता होना चाहिए एक एक्सपेरिमेंट के वाइवा के हवाले से। डायग्राम बनेगी, बहुत आसान सी डायग्राम है। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 अबाउट आर्चिमीदेस प्रिंसिपल, याद करके चले जाओ तो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मुश्किल ये है कि थोड़ा सा इसकी जो डायग्राम है वो डिफिकल्ट है, लेकिन आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। और लिखना कहाँ से भाई? मेथड से लिखना है और रिजल्ट तक प्रिकॉशन नहीं लिखना है। वाइवा क्या पूछेगा भाई? आर्चिमीदेस प्रिंसिपल क्या होता है ये आपने पढ़कर जाना है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ पानी में जाती है, भले आधी या पूरी, तो वो पानी को धकेलती है, पानी को धक्का देती है। आर्चिमीदेस ने कहा कि ये उसके बराबर है जितना उसका वजन है, तो वो उतना ही पानी धकेलेगा जितना उसका वजन है। दिस इज कॉल्ड आर्चिमीदेस प्रिंसिपल। अगर उसका वजन और धकेला हुआ पानी बराबर हो जाए तो वो चीज़ तैरती रहेगी, और अगर वो बराबर ना हो तो वो चीज़ डूब जाएगी। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे, तुम्हारे भी सर के ऊपर से चला जाएगा। कुछ बेसिक सी बातें वो आपको बच्चों पता होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। बस वाइवा में से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट, अगेन मेथड से लिखेंगे और रिजल्ट तक, और वही वॉल्यूम और हाइट के दरमियान में आपने ग्राफ बनाना होगा। डायग्राम बहुत इजी सी है, वही वाला सेम कहानी जैसे हुक्स लॉ में था। जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइट बढ़ती जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली रिलेशन। सही है, और साथ में डायग्राम जैसे बनाई है वैसे ही। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 भाई, जो बहुत ही खुश नसीब है, नेक बंदा है, उसको मिलेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 8। सिर्फ 2 लाइनों का ये एक्सपेरिमेंट है, मेथड और रिजल्ट, और बनानी है डायग्राम। ना कोई परफॉर्मेंस है, ना कोई शीट है, ना कुछ और है, बस ये बात है। आपने सिर्फ इसके अंदर जो आपसे वाइवा पूछा जा सकता है बच्चों, दैट इज अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या भाई? ये बुक है, मैं चाहता हूँ कि इस बुक को मैं एक उंगली पे खड़ा कर दूँ। क्या करूँगा? क्या मैं एक उंगली यहाँ रखूँगा? क्या मैं अपनी उंगली को यहाँ प्लेस करूँगा? क्या मैं अपनी उंगली को यहाँ प्लेस करूँगा? नहीं, बल्कि मैं कोशिश करूँगा अपनी उंगली को दरमियान में प्लेस करने की। यस, आई हैव डन इट, मैंने ये कर दिखाया। सो दिस इज बेसिकली इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या मतलब हुआ बच्चों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब वो पॉइंट जहाँ पर पूरी बॉडी का जो मास है ना वो एक्ट करता है। अगर मैं तुमसे कहूँ भाई इस बुक को एक उंगली पे रखो, तो आप यहाँ नहीं रखेंगे उंगली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुक का मास यहाँ एक्ट नहीं कर रहा, वो यहाँ एक्ट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर रखने की जब कोशिश की तो वो कुछ हद तक बैलेंस हो गई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये याद रखना है बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, शेप टू शेप चेंज होता है। यानी कि ये बुक ऐसे ही है ना, अब अगर मैं इस बुक को ऐसा पकड़ लूँ, क्या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहेगा? नहीं, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, डायग्राम बनानी है, परफॉर्म करने की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो बहुत ही ईजी से जो है एक्सपेरिमेंट है, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है एक्सपेरिमेंट की, ज़्यादातर आपको परफॉर्म भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट इज अबाउट भाई टाइम और डिस्टेंस के दरमियान में एक रिलेशन आपने करना है, याद करके जा सकते हैं, तो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम बनाएंगे, प्रोसीजर से लिखेंगे और रिजल्ट तक, और ग्राफ भी बनेगा। तो आखिर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि डायग्राम भी है और ग्राफ भी है। सो दैट्स इट फॉर क्लास 9 फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरी जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन अस इंस्टाग्राम अकाउंट आलियान मलिक। आप वहाँ पर जाकर भी बच्चों कोई भी चीज़ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।